हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्जाम चैनल पर। दोस्तों ये कौन सा बैच है दोस्तों? यह है बिहार जीविका अंतिम प्रहार बैच। मेरा 2 क्लास चलता है बिहार जीविका का एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, जो कि ऐसा इसमें क्वेश्चन दोस्तों जो है जो जीविका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं दोस्तों जीविका का स्पेशल क्वेश्चन ला रहा हूँ। बिहार जीविका अंतिम प्रहार में जीविका स्पेशल क्वेश्चन और कंप्यूटर ला रहा हूँ दोस्तों। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए मैं बिहार जीविका बैच में मैथ भी लाऊँगा। मैं मैथ लाता था आपके लिए, लेकिन अभी एग्ज़ाम दोस्तों का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग के लिए मैं जीविका के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं, जो कि जीविका एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे वही सब क्वेश्चन, और उसके साथ ही कंप्यूटर का क्वेश्चन ला रहा हूं दोस्तों आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जीविका दोस्तों, ये जीविका का स्पेशल क्वेश्चन है जो कि जीविका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। देखिए क्या है आजीविका। आजीविका का क्या अर्थ है? केवल नौकरी करना, या फिर केवल खेती करना, या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और जीवित रहने के लिए अपनाए जाने वाली गतिविधियों, साधन और क्षमताओं का दोस्तों क्या करना, क्षमता। और क्या होगा चौथा नंबर, केवल शहरों में रहना। देखिए आजीविका का क्या अर्थ है दोस्तों? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जीवित रहने के लिए अपनाए जाने वाली गतिविधियाँ, साधन और क्षमताएं। देखिए आजीविका का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जीवित रहने के लिए अपनाए जाने वाली गतिविधि, साधन और क्षमताएं। अगला कृषि आधारित आजीविका। फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड सीधे तौर पर किस पर आधारित होती है? केवल कारखानों पर, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर, सेवा क्षेत्र पर, या केवल हस्तशिल्प पर? तो कृषि आधारित आजीविकाएं दोस्तों किस पर है, किस पर डिपेंड है दोस्तों? देखिए कृषि आधारित आजीविका है, कारखाने पर कोई मतलब नहीं इसको दोस्तों, सेवा क्षेत्र से मतलब नहीं है, हस्तशिल्प से भी नहीं। तो क्या होगा इसका? भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर। खेती करने के लिए हमको क्या चाहिए? भूमि चाहिए और प्राकृतिक संसाधन चाहिए। अगला बागवानी, हॉर्टिकल्चर में आमतौर पर क्या शामिल होता है? केवल गेहूं और चावल होता है, या फिर फल, सब्जियां, फूल और औषधीय पौधे, केवल दाल, या केवल चारा फसलें? दोस्तों देखिए बागवानी में क्या शामिल होता है। बागवानी कृषि की एक शाखा है, एक ब्रांच है कृषि का, जिसमें फल, सब्जी, फूल और औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे और सेफ्टी पौधों की खेती से संबंधित। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा। बागवानी में होता है फल, सब्जी, फूल और औषधीय पौधे। उसके अलावा दोस्तों इसमें चाय भी हो सकता है, कॉफ़ी भी, मसाला, ये सब का खेती भी हो सकता है बागवानी में। अगला पशुधन, लाइव स्टॉक ग्रामीण परिवारों के लिए किस प्रकार आय का पूरक स्रोत है? दोस्तों केवल कृषि उपकरण बेचकर नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं होगा। दूध, मांस, अंडे और कृषि कार्यों के माध्यम से। देखिए दोस्तों ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसका केवल शहरी क्षेत्रों में काम करके नहीं, केवल सरकारी सब्सिडी नहीं। देखिए पशुधन लाइव स्टॉक जो है ग्रामीण परिवारों में किस प्रकार आय का पूरक स्रोत है? दोस्तों देखिए पशुधन है, जो पशु है, पशुधन जो पशु से दूध वगैरह मिलता है उसको बोलते हैं पशुधन। से तत्पर उन जानवरों से है जिन्हें कृषि उद्देश्य के लिए पाला जाता है, जैसे दूध, मांस, अंडे, ऊन, खाल तथा कृषि कार्यों के लिए। यह कृषि आय का पूरक के रूप में कार्य करता है, खासकर फसल खराब होने की स्थिति में यह सुरक्षा जाल प्रदान करता है। दोस्तों देखिए जैसे कि कोई किसान है उसका फसल खराब हो गया दोस्तों, तो उस समय जो उसके पास जो पशु होगा दोस्तों, वो इसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, सुरक्षा प्रदान करेगा उसको, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा पशु, जब खेती में अनाज कम होगा या फिर अनाज खराब हो जाएगा। तो यह ग्रामीण भारत में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पशुधन। क्या होगा इसका आंसर? होगा दूध, मांस, अंडे और कृषि कार्यों के माध्यम से। आय का पूरक स्रोत, देखिए गांव में आय का स्रोत क्या क्या होता है? एक तो खेती होता है ज़्यादातर, उसके अलावा पशुधन होता है। तो पशुधन क्या करता है? तो पशुधन हम लोग दूध मिलता है, मांस मिलता है, जैसे मुर्गा मुर्गी पाल लेना, अंडा, कृषि कार्यों के माध्यम से। दोस्तों अगला गैर कृषि आजीविका, मतलब गैर कृषि आजीविका जैसे नॉन फॉर्म लाइवलीहुड प्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित नहीं होता? विनिर्माण पर आधारित होता है गैर कृषि। दोस्तों देखिए विनिर्माण दोस्तों गैर कृषि है। ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र में क्या है?
सेवा क्षेत्र जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र में भी क्या हो गया, ये तो गैर कृषि हो गया। तो कराचा कृषि या भूमि कर प्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित नहीं होती है। क्या है क्वेश्चन, देखिए फिर से, कृषि आधारित आजीविका प्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित नहीं होती है, विनिर्माण पर हो। गैर कृषि आधारित, गैर कृषि विनिर्माण है, सेवा है, व्यापार, लेकिन कृषि जो है वो गैर कृषि नहीं है दोस्तों। क्या है, कृषि है जो गैर कृषि नहीं है। तो गैर कृषि आजीविका है वो आर्थिक गतिविधियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि या भूमि पर आधारित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ऑफ फॉर्म आजीविका आप अक्सर किससे जुड़ी होती हैं। ऑफ फॉर्म आजीविका दोस्तों क्या होते हैं कि वही आर्थिक गतिविधियां जो खेती के बाहर होती है लेकिन अक्सर कृषि से क्षेत्र से जुड़ी होती है दोस्तों। देखिए, ऑफ फॉर्म आजीविका क्या होता है, सीधे खेती से जुड़ा हुआ, खेती नहीं होता है ऑफ फॉर्म में, लेकिन खेती से जुड़ा हुआ होता है। अगला, मूल श्रृंखला वैल्यू चेन प्रत्येक चरण में उत्पाद में क्या जोड़ता है, केवल कचरा, केवल परिवहन लागत, कुछ मूल्य या केवल बिचौलियों का लाभ। तो मूल श्रृंखला दोस्तों क्या है, जो मूल श्रृंखला है वैल्यू चेन है जो उन सभी गतिविधियों का एक क्रमिक सेट को संदर्भित करती है जो किसी उत्पाद या सेवा को उसके कच्चे माल के चरण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया में होती है। मूल श्रृंखला दोस्तों क्या होता है, कुल मूल, कुछ मूल जोड़ता है दोस्तों। देखिए, मूल श्रृंखला क्या करता है, मूल श्रृंखला दोस्तों क्या करता है कि किसी उत्पाद को, जैसे कोई उत्पाद है या सेवा को उसके कच्चे माल के चरण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया में होती है। इसमें हर एक में कुछ आय जुड़ता है। जैसे कि दोस्तों, जैसे क्या होता है, देखिए समझिए, यहाँ पे आय को बढ़ाना, अंतिम उत्पाद तक पहुंचाना दोस्तों। जैसे कि टमाटर, अगर किसान टमाटर से अगर सॉस बना ले तो उसके आय इनकम बढ़ जाएगा। टमाटर न बेच करके अगर सॉस बेचे तो इनकम बढ़ जाएगा। तो यही काम है दोस्तों कि वैल्यू चेन कुछ मूल्य जोड़ता है, यही सब मतलब है इसका। अगला, बाजार लिंकेज, मार्केट लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल कृषि उत्पादों का उत्पादन करना दोस्तों, ये कोई मतलब नहीं है इसका। बाजार लिंकेज क्या होता है, देखिए, ग्रामीण उत्पादकों को उपभोक्ता को और बड़े खरीदार से जोड़ना, ये हो सकता है। केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं दोस्तों, देखिए, केवल निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा। तो बाजार लिंकेज का क्या अर्थ है कि ग्रामीण उत्पाद को, जैसे किसान, कारीगरों को उपभोक्ता के बड़े खरीदारों से जोड़ना है दोस्तों। क्या है, इसको बड़े कारीगरों से जोड़ना ही क्या है, बाजार लिंकेज, ताकि वे अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेच सके और उचित मूल्य प्राप्त कर सके। इससे देखिए, बिचौलियों पर डिपेंड ना रहें किसान और अपने उत्पादकों को उपभोक्ता के बड़े खरीदारों से जुड़ जाए ताकि अच्छे से उनको इनकम हो। अगला, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। देखिए, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का उद्देश्य दोस्तों छोटे किसानों को एक साथ लाकर उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति। देखिए, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ दोस्तों छोटे किसानों को एक साथ लाकर उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, बार्गेनिंग पावर और बाजार तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किए जाते हैं। किसान उत्पादक संगठन का उद्देश्य दोस्तों यही है कि छोटे किसानों को एक साथ लाकर उन्हें बेहतर सौदेबाजी की शक्ति और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, केवल शहरी विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। देखिए दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम पे ग्रामीण आजीविका है, तो शहरी का बात ही नहीं होगा, बड़े उद्योग का बात ही नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बात ही नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, ग्रामीण आजीविका है तो ग्रामीण का बात होगा। ग्रामीण परिवारों, गरीब परिवारों को SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करना और उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों के समर्थन देना। देखिए दोस्तों, आप क्लास में बने रहें, जीविका एग्जाम तक आप ये क्लास दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, कृषि में फसल विविधीकरण का क्या अर्थ है, एक ही फसल को बार बार उगाना या एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना, केवल नकदी फसल उगाना या कृषि उपकरणों का आयात करना। तो कृषि में फसल विविधीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों। देखिए, फसल विविधीकरण
का अर्थ है कि एक ही भूमि पर एक ही फसल पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न फसलों को उगाना। एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाना क्या है? फसल विविधीकरण। इससे क्या होता है दोस्तों? देखिए, फसल विविधीकरण से होता है कि एक ही भूमि पर हम एक से अधिक फसल उगाते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य को बनाए रखता है, कीटों और बीमारियों के जोखिम को कम करता है और किसानों की आय में स्थिरता लाने में मदद करता है। अगला, पशुधन पालन में नस्ल सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पशुओं की संख्या कम करना ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों, नस्ल सुधार करना है। मतलब कि ऐसा नस्ल का यूज करें पशु में हम लोग जिससे हम लोग का दूध ज़्यादा मिले, तो उच्च उपज वाली नस्लों को बढ़ावा देना ये हो सकता है, ये सही लग रहा है हमको। केवल बीमार पशुओं का इलाज करना दोस्तों ये नहीं है। नस्ल सुधार में पशुओं को केवल भोजन उपलब्ध कराना ये भी नहीं है। क्या हुआ दोस्तों? देखिए, उच्च उपज वाली नस्लों को बढ़ावा देना। पशुधन पालन में नस्ल सुधार दोस्तों का अर्थ है कि उच्च उपज वाली नस्लों को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम गर्भधारण जैसे तकनीक का उपयोग होता है। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग किस प्रकार की आजीविका का उदाहरण है? हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग दोस्तों क्या है? ये दोस्तों देखिए, ये कृषि आधारित आजीविका है या फिर गैर कृषि है। दोस्तों देखिए, ये कृषि आधारित आजीविका नहीं होगा। कुटीर उद्योग दोस्तों छोटा मोटा उद्योग है जो कृषि आधारित आजीविका नहीं है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट रूप से कृषि पर डिपेंड नहीं है। ऑफ फॉर्म आजीविका ये हो जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑफ फॉर्म ये हो सकता है, इसको रखते हैं। बाकी शहरी आजीविका दोस्तों नहीं है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा मोटा उद्योग, ये शहरी आजीविका नहीं होगा। सॉरी, ये शहरी आजीविका नहीं होगा। गैर कृषि आजीविका हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा? गैर कृषि सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, गैर कृषि आजीविका। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग क्या है दोस्तों? गैर कृषि आजीविका है। ये बी नंबर से अच्छा ऑप्शन है सी, तो हम सी को टिक करेंगे। अगला, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एग्रो प्रोसेसिंग किस प्रकार की आजीविका गतिविधि का उदाहरण है? कृषि आधारित आजीविका। देखिए, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण दोस्तों क्या है? ये कृषि आधारित आजीविका है या ऑफ फॉर्म आजीविका है या गैर कृषि आजीविका है या फिर केवल सेवा क्षेत्र है? तो कृषि उत्पाद प्रसंस्करण जैसे धान मिलिंग, फलों का रस बनाना, अचार बनाना ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है। क्या दोस्तों? ये ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है। ये क्या है? ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है दोस्तों। ये गतिविधि सीधे खेत पर नहीं की जाती है, लेकिन अक्सर कृषि से प्राप्त उत्पादों से संबंधित होती है, इसलिए बोलते हैं ऑफ फॉर्म आजीविका। ऑफ फॉर्म आजीविका क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट खेत से नहीं मिला लेकिन खेती पर डिपेंड रहा, तो उसको बोलते हैं ऑफ फॉर्म आजीविका। अगला, मूल श्रृंखला विश्लेषण वैल्यू चेन एनालिसिस का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह पहचाना कि मूल्य जोड़ा जा रहा है। देखिए, मूल श्रृंखला विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? मूल श्रृंखला विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा को पूरी तरह से श्रृंखला का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यह पहचानता है कि यहाँ मूल्य जोड़ा जा रहा है, कहाँ अक्षमताएं हैं और कहाँ उत्पादकों के अधिक मूल्य प्राप्त करने का अवसर होता है। देखिए, मूल श्रृंखला विश्लेषण का उद्देश्य है कि यह पहचानना कि कहाँ मूल्य जोड़ा जा रहा है, कहाँ अक्षमताएं और कहाँ उत्पादकता के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने के अवसर हैं। बाजार लिंकेज में प्रत्यक्ष विपणन का क्या अर्थ है? बाजार लिंकेज में प्रत्यक्ष विपणन का अर्थ है दोस्तों कृषि उत्पाद को बिचौलियों को बेचना। ये हो ही नहीं सकता है, बिचौलियों को बेचेंगे तो बाजार लिंकेज का कोई मतलब ही नहीं है। केवल सरकार को बेचना ये भी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है। उत्पाद का निर्यात करना ये भी नहीं दोस्तों। क्या है? किसान बाजार में सीधे उपभोक्ताओं को बेचना। जैसे कि दोस्तों क्या है? बाजार लिंकेज का अर्थ है कि किसान हाट लगता है, किसान बाजार लगता है, किसान हाट लगता है। यहाँ पे प्रमुख उदाहरण है कि जहाँ किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, यहाँ बिचौलियों को समाप्त करता है और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। किसान बाजार में सीधे उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचना क्या है? बाजार लिंकेज।
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचा विकास में क्या शामिल हो सकता है? केवल शहरी अस्पताल बनाना या कोल्ड स्टोरेज गोदामों प्रसंस्करण इकाइयों को परिवहन सुविधाओं का विकास, केवल नए हवाई अड्डे बनाना। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हवाई अड्डा का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन जहाँ से कट रहा है सबसे पहले ऑप्शन काटिए। आईटी पार्क को भी गांव में क्या करेगा आईटी पार्क? केवल शहरी अस्पताल बनाना, ये भी दोस्तों मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए ढांचा क्या होगा? कोल्ड स्टोरेज गोदाम और प्रसंस्करण इकाइयों का परिवहन सुविधाओं का विकास। ये सुविधाएं उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने और मूल्य वर्धन करने में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जलवायु क्या होता है दोस्तों? देखिए अधिक रोजगार सृजन होता है। नहीं दोस्तों, देखिए जलवायु परिवर्तन होता है मतलब असमय वर्षा होना, तो कृषि उत्पादकता और घट जाती है, इससे बढ़ता नहीं है। बेहतर फसल की कीमतें मिलती है, नहीं मिलती है। देखिए जलवायु परिवर्तन होता है दोस्तों तो क्या होता है? कृषि आजीविका पर बढ़ता जोखिम की अनिश्चितता। मतलब क्या हो गया? देखिए जलवायु परिवर्तन जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा होना, बहुत अधिक तापमान होना, प्राकृतिक आपदा आना, ये सब के कृषि आधारित पर बढ़ता हुआ जोखिम और अनिश्चितता का प्रभाव पड़ता है। यह फसल खराब होने, जल संसाधनों की कमी और पशुधन स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आजीविका संवर्धन में सामुदायिक संस्थाएं, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, VO, CLF, क्लस्टर लेवल प्रोटेक्शन की क्या भूमिका है? तो आजीविका संवर्धन में सामुदायिक संस्थाएं दोस्तों क्या है, किसका भूमिका क्या है? तो इसमें दोस्तों यह सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है। ग्राम संगठन करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करते हैं और उन्हें बड़े बैंकों के जोड़ने में सहायता करता है ताकि वो अधिक ऋण लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए आजीविका संवर्धन में सामुदायिक संस्था की भूमिका दोस्तों सरकारी योजना का प्रचार करना, ये भी नहीं है दोस्तों। केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी नहीं है। कि शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करना, ये भी नहीं है। तो क्या होगा? सामूहिक उत्पादन खरीद विपणन, मतलब विपणन मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। इसका मतलब होता है मार्केटिंग और मूल्य संवर्धन गतिविधियों का सहायता करना। ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन आजीविका संवर्धन में क्या भूमिका निभाता है? तो ग्राम संगठन दोस्तों क्या करता है? ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या करता है? आजीविका संवर्धन में SH यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है और उन्हें बड़े बैंकों से जोड़ने में सहायता करता है। ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का काम दोस्तों क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना, मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें बड़े बैंकों से जोड़ना। 19 नंबर दोस्तों फिर से देखिए क्या है? आजीविका संवर्धन में सामुदायिक संस्थाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल प्रोटेक्शन की क्या भूमिका है? इसका भूमिका दोस्तों क्या? देखिए ये को सामूहिक उत्पादन, इनपुट और सामूहिक खरीद, उत्पादों के सामूहिक विपणन मतलब मार्केटिंग और बिक्री और छोटे पैमानों के मूल्य संवर्धन इकाइयों का स्थापना में सहायता करती है। इसका आंसर बी। देखिए इसके बाद आगे कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर जीविका के साथ साथ कंप्यूटर भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन भी 10 नंबर का आएगा आपका जीविका एग्जाम में। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए मैथ मिलाऊंगा मैं, इसमें मिला करके लाऊंगा और रीजनिंग में लाऊंगा अगर आप कहोगे तो। नहीं तो फिर आपको अगर मैथ रीजनिंग आप खुद बना लोगे तो फिर जीविका एग्जाम आप खुद ही बना सकते हो मैथ रीजनिंग, क्योंकि हमेशा मैथ रीजनिंग आप बनाते होंगे। तो मैंने अभी जीविका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और जीके और करंट अफेयर। देखिए सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप दोस्तों आप जानते होंगे क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्तों? सब लोग जानते हैं इसका सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका पूरा नाम। यह आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड। देखिए इनपुट जो कंप्यूटर को निर्देश भेजता है, कंप्यूटर को सिग्नल भेज रहा है वो इनपुट है।
जैसे कि आप कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड में आप टाइप करते हो तो कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है, इनपुट है। माउस दोस्तों, माउस भी सिग्नल भेजता है, कंप्यूटर को इनपुट है। स्कैनर दोस्तों ये भी सिग्नल भेजता है, इनपुट है। लेकिन प्रिंटर दोस्तों क्या करता है, आउटपुट, सिग्नल बाहर भेजता है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं भेजता है, ये बाहर भेजता है। हार्ड कॉपी में हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं तो क्या है, आउटपुट है। प्रिंटर दोस्तों क्या है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट। ये हो गया इसका आंसर। अगला, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों, देखिए 4, 16, 8, 32। तो बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जो 0 और या 1 हो सकती है। तो बाइट एक पाने की इकाई दोस्तों, या इसमें 8 बिट्स से मिलकर बनती है। तो एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स। एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है। RAM मतलब रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप दोस्तों आपको याद होगा कि रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS बार दोस्तों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एक तरह का ये ऐप है, लैपटॉप का ऐप है ये। और बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। देखिए MS वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस ESC शॉर्टकट का क्या कार्य है। रन डायलॉग बॉक्स खोलना, या कंप्यूटर को शट डाउन करना, या स्टार्ट मेनू खोलना, या फाइल एक्सप्लोरर खोलना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कंट्रोल प्लस ESC दोस्तों क्या है, दबाने से विंडोज में स्टार्ट मेनू खुल जाता है। और जैसा कि विंडोज को दबाने से होता है, क्या स्टार्ट मेनू खुल जाता है, क्या खुल जाता है, स्टार्ट मेनू खुल जाता है। विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट का कार्य क्या है, कंट्रोल प्लस ESC। शॉर्टकट से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ESC दबाने से विंडोज में स्टार्ट मेनू खुल जाता है। ये याद रखना है बस आपको। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब सरियाने के लिए विंडोज में किस टूल का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल, विंडोज एक्सप्लोरर, टास्क मैनेजर, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो क्या होगा, देखिए विंडोज एक्सप्लोरर जो है, जिसमें आप फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, एक प्रबंधन टूल है, एक मैनेजमेंट टूल है। विंडोज एक्सप्लोरर, यहाँ BC हो गया, CB हो गया, हो गया। दोस्तों देखिए, अगर आप फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए विंडोज में किस टूल का उपयोग किया जाता है, विंडोज एक्सप्लोरर। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल X से क्या हो जाता है, कट। कंट्रोल प्लस X दबाओगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कंट्रोल प्लस X कहाँ है दोस्तों, देखिए कंट्रोल प्लस X कहाँ है, सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कट कह रहा है, सबसे पहले कट कर रहा है, तो कट के लिए होना चाहिए कंट्रोल प्लस X। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, C। कंट्रोल प्लस X कट के लिए है, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए है, कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए है। देखिए किस फाइल के नाम के बाद DOC, XLS, PPT को क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन, फाइल टाइप, फाइल नेम, या फाइल फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस Y, देखिए कहाँ गया, फाइल एक्सटेंशन एक दोस्तों क्या है, फाइल एक्सटेंशन एक प्रत्यय है जो फाइल के नाम के अंत में आता है। इसका आंसर हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन। किस फाइल के नाम के बाद डॉक्यूमेंट, XLS, PPT को क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन। टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है।
टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाने से टास्क मैनेजर खुल जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, इसको आप याद रख लेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाने से क्या होता है, स्टार्ट मेनू खुल जाता है, सॉरी टास्क मैनेजर खुल जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाने से क्या होता है दोस्तों, टास्क मैनेजर खुल जाता है। अगला, इमेज बार में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस ई। तो कह रहा है क्या, देखिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी, देखिए इमेज बार में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग हो जाता है? कंट्रोल प्लस बी। इमेज बार में नया दस्तावेज, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एन या फिर कंट्रोल प्लस एल। देखिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग नया खाली दस्तावेज, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। एन से न्यू होता है ना। देखिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग जो होता है वो नया दस्तावेज, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एन। एमएस वर्ड में जस्टिफाई संरेखन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? एमएस वर्ड में दोस्तों कंट्रोल प्लस जे का उपयोग टेक्स्ट को जस्टिफाइड संरेखित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे क्या होगा? टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। इमेज बार में हेडर और फुटर कहाँ होते हैं? इमेज बार में दोस्तों क्या होता है? हेडर और फुटर। तो हेडर जो होता है वो दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर होता है। हेडर जो होता है शीर्ष पर होता है, फुटर का होता है तल पे। हेडर होता है शीर्ष पे, फुटर होता है तल पे नीचे में। इमेज बार में मेल मर्ज का उद्देश्य क्या है? इमेज बार में दोस्तों मेल मर्ज का उद्देश्य क्या है? कई लोगों को एक ही दस्तावेज भेजना। हाँ ये हो जाता है। मेल मर्ज एक ऐसा फंक्शन है जो एक ही दस्तावेज जैसे पत्र को कई प्राप्तकर्ता के लिए भेजने में मदद करता है। मेल मर्ज कई लोगों को एक ही दस्तावेज भेजना क्या है? मेल मर्ज। एमएस सेक्शन में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? प्लस माइनस बराबर एट द रेट। तो क्या कह रहा है कि एमएस सेक्शन में किसी भी सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए हमेशा बराबर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बराबर चिन्ह का उपयोग। इमेज सेक्शन में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह शुरू होता है? बराबर चिन्ह से। इमेज सेक्शन में सम फंक्शन किसके का उपयोग किसके लिए दोस्तों? देखिए सम क्या करेगा? सम जो होगा सम करेगा, मानों को योग करने के लिए दोस्तों। देखिए सम का काम क्या होगा? सम मतलब जोड़ होता है, तो सम क्या करेगा? सम करेगा, जोड़ करेगा। अगला, इमेज सेक्शन में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग, फिल्टर, सॉर्ट या पिव टेबल। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इमेज सेक्शन में किसी भी सेल का फार्मूला शुरू करने के लिए बराबर चिन्ह का उपयोग है। तो हो गया, इसके पहले क्वेश्चन था नहीं। तो कह रहा है कि इमेज सेक्शन में डेटा या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए सॉर्ट। क्या होगा? सॉर्ट। इमेज सेक्शन में डेटा या आरोही क्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? सॉर्ट। एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट का कोई उपयोग है? तो क्या कह रहा है कि एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का उपयोग किसी डेटा रेंज पर फिल्टर लगाने या हटाने के लिए किया जाता है। डेटा पर फिल्टर लगाने हटाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला, इमेज सेक्शन में डेटा को ग्राफिक रूप में दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इमेज सेक्शन में दोस्तों क्या होता है? डेटा को ग्राफिक रूप में दर्शाने के लिए चार्ट्स का प्रयोग होता है। यह डेटा में पैटर्न और रुझानों को आसानी से समझने में मदद करता है दोस्तों। चार्ट। इमेज सेक्शन में डेटा को ग्राफिक रूप दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार्ट।
दोस्तों आज का क्लास ख़त्म हुआ। ये क्या था, ये क्लास है दोस्तों जीविका दोस्तों देखिए, ये क्लास का नाम दोस्तों क्या है, जीविका अंतिम प्रहार। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों डेली क्लास आएगी जीविका अंतिम प्रहार। दोस्तों बाय बाय, हम मिलते हैं अगले क्लास में।